हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक की थर्ड यूनिट। जेनेटिक की थर्ड यूनिट में पहली हेडिंग है स्क्रीनिंग में। सिलेबस के हिसाब से ही बताऊंगा। इसमें जो सिलेबस में हेडिंग है, पहला है स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, फिर डेवलपमेंटल डिले और डिस्मॉर्फिज्म। ये तीन हेडिंग्स इस यूनिट में हैं। तो पहले देखेंगे कि स्क्रीनिंग में कौन कौन क्या क्या आएगा। तो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को स्क्रीन करने के लिए पहला है स्क्रीनिंग फॉर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। मतलब कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को स्क्रीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन पहले तो जेनेटिक टेस्टिंग बिफोर प्रेगनेंसी इज आइडियल। मतलब ये जेनेटिक टेस्टिंग बिफोर प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी अचीव करने के पहले, मतलब बच्चा डिलीवर करने के पहले और उसके कंसीव करने के भी पहले, दोनों वो आइडियल हैं। बिकॉज दिस प्रोवाइड्स द वाइड रेंज ऑफ चॉइस इफ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डिलेटेरियस जेनेटिक कंडीशन इज डिटेक्टेड। अगर कोई डिलेटेरियस मतलब हानिकारक, कोई मतलब जिससे कुछ लॉस हो सकता है ह्यूमन बॉडी का, मतलब या फिर मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए स्क्रीनिंग करना जरूरी होता है। ये जो है वाइड रेंज ऑफ जितने रिस्क होते हैं कि हाँ बच्चे में कौन कौन से डिफेक्ट होने के रिस्क है, उन सबको ये क्लियर करता है कि हाँ कौन से टेस्ट से क्या हो सकता है, या फिर किस क्रोमोसोम से क्या, किस जीन में क्या होने से क्या होगा, ये सब। अगला इसमें देखेंगे दी जेनेटिक टेस्ट डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग देम द डिवाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। इसमें लिखा है जो ये टेस्ट हैं इनको परफॉर्म करने का टाइम होता है। हो सकता है तुम प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद, या फिर डिलीवरी के बाद। तो इनको कंसीव करने का अलग अलग टाइम होता है, उस बेस पे इसको बताया गया। तो पहला है प्री इम्प्लांटेशन। मतलब जो एग है और जो स्पर्म है उसका इम्प्लांट होने के पहले, एम्ब्रियो का इम्प्लांट होने के पहले जो टेस्ट करोगे उसमें कौन कौन से, जैसे कोई जेनेटिक डिजीज कंडीशन है फैमिली में, वो हो गया। जेनेटिक डिजीज कंडीशन में जैसे हेरिडिटरी वाली जितनी हीमोफीलिया वगैरह पड़े हो, ये सब हो गई। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट, ये सब आती हैं उसमें। तो पहला है प्री इम्प्लांटेशन, मतलब बिफोर कंसेप्शन, कंसीव करने के पहले जो टेस्ट होंगे। फिर है प्री नेटल टेस्टिंग। प्री नेटल मतलब होता है ड्यूरिंग, प्री नेटल मतलब बिफोर बर्थ होता है। आफ्टर कंसेप्शन बोल दो वही हो गया कि कंसीव करोगे तो क्या प्रेग्नेंट है वुमेन, तो वो भी बिफोर बर्थ बोले, आफ्टर कंसेप्शन बोलो, बात सेम ही है। न्यू बॉर्न और न्यूनेटल टेस्ट। न्यू बॉर्न मतलब ये जो बच्चा डिलीवर होने के बाद न्यू बॉर्न में जो टेस्ट होंगे वो होते हैं न्यू बॉर्न एंड न्यूनेटल टेस्ट। इसमें लिखा है चाइल्डहुड स्क्रीनिंग। अगला है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होंगे, जो एडल्ट में और एडोलसेंट में। एडल्ट तो मालूम है 18 से ऊपर, एडोलसेंट को टीनेजर बोलते हैं। ये हो गया। अगला है समरी ऑफ प्रीनेटल टेस्ट। मतलब कौन कौन से प्रीनेटल टेस्ट हैं, उनको क्यों करते हैं, उसकी समरी है, वो साइड में देख लो। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब यूएसजी, वही अल्ट्रासाउंड जिसको बोल रहे हो वो। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन फीटल एज। मतलब जो फीटस है, मान लो जैसे मदर के अंदर यूट्रस लगभग कुछ ऐसा होता है, लगभग समझने की कोशिश करना, बच्चा सही बनेगा नहीं, मैं बस समझा दूंगा। लेकिन मान लो जैसे ये यूट्रस का फंडस वाला पार्ट होता है, ये बीच का बॉडी वाला पार्ट होता है, ये होता है तुम्हारा फंडस बॉडी, स्थमस, इधर तुम्हारा सर्विक्स होता है। मेनली स्थमस तो थोड़ा यहाँ लेते हैं, बाकी यहाँ सर्विक्स, फिर यहाँ से वजाइना वाली ओपनिंग होती है, यहाँ पे सर्विक्स है, फिर सर्विक्स के बाद में वजाइनल ओपनिंग, ये ऐसे तुम्हारा होता है। तो इसमें पहला हेडिंग है, हाँ पहले अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं, तो असेस ग्रोथ ऑफ फीटस। मतलब जो अल्ट्रासाउंड होता है वो क्लियर बता सकता है कि हाँ इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। मतलब जो बच्चे की ग्रोथ है वो कितनी हुई है, कितने दिन की प्रेगनेंसी हुई है, उसको लगभग उसमें लिख के आता है 1 वीक प्लस माइनस, मतलब 1 हफ्ता कम ज्यादा हो सकता है। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है अगर वो देखोगे तो। फिर है डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। मतलब जो बर्थ डिफेक्ट है वो भी अल्ट्रासाउंड में डिफेक्ट शो हो जाएंगे। और कोई एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ रिवील हैज सेक्स। हाँ देखो इसमें ये लिखा है जो अल्ट्रासाउंड से सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाता है कि कौन, मतलब जो एम्ब्रियो में, जो माँ में, जो मतलब यूट्रस में जो बच्चा है वो क्या है, फीमेल है या मेल है, वो भी हो जाता है डिटेक्ट। लेकिन उसको अब प्रोहिबिट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि उससे क्या होता था, पहले क्या होता था, अगर यूट्रस में, अगर मदर के पेट में, या फिर जो भी बोलोगे, अगर मदर किसी बच्ची, अगर मान लो कोई फीमेल है उसके उस फीटस में, तो लोग उसका अबॉर्ट करवा देते थे, इसलिए वो टेस्ट को रोक दिया गया है, वही लिखा है इसमें। फिर अगला है, हाँ इससे कोई रिस्क नहीं है वैसा,
मतलब कोई भी रिस्क मिसकैरेज का अल्ट्रासाउंड से नहीं है। फिर अगला है अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस का मतलब होता है जो अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, मान लो जो ये प्लेसेंटा होती है, ये प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर, इसके अंदर ये बच्चा होता है, यही ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड, अम्नियोटिक फ्लूइड। और इसी को निकालना बोलते हैं अम्नियोसेंटेसिस, इसको निकाल के टेस्ट करना होता है अम्नियोसेंटेसिस। तो इसमें अम्नियोसेंटेसिस लिखा है प्रोसीजर, इसमें रिस्क क्या 0.5 to 1% रिस्क होते हैं, परफॉर्म्ड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। मतलब जो ट्राइमेस्टर मतलब होता है 3 मंथ, प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, तो उसमें से तीसरे लिखा है सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब 3 महीने के बाद और 6 महीने के पहले, उस बीच में करना है वो। बेस्ट टाइम इसका लिखा है 9 से 11 वीक। फिर इसमें क्या है अम्नियोस नहीं, इसका 15 से 20 वीक लिखा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 15 से 20 वीक के बीच में। इस अम्नियोटिक फ्लूइड बायोकेमिकल एनालिसिस एनालाइज प्रोटीन एंड मेजर एंजाइम सेल ऑफ फीटल ओरिजिन एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस, ये सब के लिए ये करते हैं। इसमें कुछ वैसा बताने वाला है नहीं। फिर इसमें रिस्क होते हैं 0.5% रिस्क होते हैं मिसकैरेज के, एबॉर्शन के। अगला है क्रॉनिक वेलाई सैंपलिंग। क्रॉनिक वेलाई सैंपलिंग परफॉर्म ड्यूरिंग 9 to 11 वीक्स, 9 से 11वें हफ्ते के बीच में करते हैं। और फीटल सेल क्या, डीएनए एनालिसिस इससे करोगे, डीएनए एनालिसिस और क्रोमोसोमल एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस और क्रोमोसोमल, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं ना 23 पेयर, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, जो उनको बोलोगे मैटरनल और पैटर्नल, तो उनको एनालिसिस करोगे, उसमें से कोई डिफेक्ट या फिर कोई कैरियर, वो सब देखोगे। उसमें लगभग 2% चांस होते हैं मिसकैरेज के। अम्लाइकल वेन ब्लड सैंपलिंग। अम्लाइकल वेन ब्लड सैंपलिंग का मतलब जो अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरी होती है, अगर पूछा जाए तो अम्लाइकल में 2 आर्टरी होती हैं, एक वेन होती है। जो अम्लाइकल कॉर्ड मदर से बच्चे में जुड़ी होती है, उसमें 2 आर्टरी और एक वेन होती है। तो अम्लाइकल वेन सैंपल क्यों करते हैं, कार्डोसिंथेसिस बोलते हैं उसे प्रोसीजर। इसमें रिस्क होता है 1 to 2%, परफॉर्म्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले ही 3 महीने में इसको परफॉर्म करना है। स्पेशलाइज्ड टेक्निक, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए इसको सैंपल निकालने के लिए, नॉर्मल आर्टरी वेन नहीं है जैसे सब निकाल सकते हैं। तो अगला है इसी में है, अम्लाइकल वेन में क्यों करते हैं, तो फीटल ब्लड सेल्स फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस। जो फीटल की ब्लड सेल है इसमें भी क्रोमोसोम एनालिसिस करोगे, डीएनए एनालिसिस। फीटल ब्लड सीरम मेजर सीरम एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। इसमें कुछ वैसा बताने वाला है नहीं, बताने वाला वो बता दूंगा, वही लिखा है 2%, इसमें भी लगभग चांस होते हैं मिसकैरेज के। फीटोस्कोपी। फीटोस्कोपी का मतलब होता है, इसमें लिखा है टू विजुलाइज द फीटस इन यूट्रस। इसमें रिस्क ऑफ मिसकैरेज होते हैं, लेस चांस होते हैं। लेकिन अगर फीटोस्कोप का एक वर्ड स्कोप मतलब इसमें लिख दिया गया है, बट वो गलत है। फीटोस्कोप जैसे स्टेथोस्कोप सुने हो, स्टेथोस्कोप सबको मालूम है, जो एडल्ट की या फिर जो बच्चे हैं जो खुद बाहर हैं, मतलब फीटस में नहीं है, उनके लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हो। और जो बच्चे भी मदर के अंदर हैं, मतलब जो यूट्रस में है, उनके लिए फीटोस्कोप यूज करते हो। फीटो मतलब फीटल, इसमें फीटल हार्ट साउंड, जो फीटस की हार्ट साउंड होती है, फीटस हार्ट साउंड को सुनते हैं फीटोस्कोप से। ये मदर के एब्डोमेन एरिया में लगाते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप होता है वैसे ही, बस आगे और छोटा सा, लगभग इतना ही बड़ा, स्टील टाइप का दिखेगा तुमको, ग्लास के जैसा, बस बीच में थोड़ा पतला होगा। फिर उसको ऐसे लगाएंगे, दोनों तरफ हल्का तो खुला टाइप का होगा, जैसे उसमें डायफ्राम और बेल होता है स्टेथोस्कोप में, वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे उधर बेल वाला पार्ट होता है वैसे उसमें दोनों तरफ होता है, थोड़ा सा उससे लंबा होता है, बस ऐसा लगभग कुछ होता है फीटोस्कोप। फीटोस्कोप बच्चे की हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें वही प्रोसीजर होगा, फीटोस्कोपी। अगला क्या है, इंडिकेशन ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग। मतलब कब 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 इसके इंडिकेशन होंगे जेनेटिक स्क्रीनिंग करने के। तो पहला है न्यू बॉर्न बर्थ और चाइल्ड बर्थ, मतलब जब बच्चा हुआ है तब कौन से होंगे, और जब चाइल्ड मतलब अगर थोड़ा सा और एज उसकी हो गई है 4-5 साल, तब कौन से करेंगे। तो पहला है मेजर बर्थ डिफेक्ट। मेजर बर्थ डिफेक्ट में कौन कौन से आएंगे, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। अगर न्यू बॉर्न को हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये होता है, जैसे बच्चे का जो थायराइड ग्लैंड होगी, उससे जो T3 T4 हार्मोन मेनली जो होते हैं वो कम सिक्रेट होंगे, तो उसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। एक होता है टीएसएच। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो आके स्टिमुलेट करता है इसको थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है T3 T4 को। तो हाइपोथायराइडिज्म जब होगा तो T3 T4 का लेवल कम होगा, लेकिन टीएसएच का लेवल
ज्यादा होगा, और जो बॉडी का वेट है हाइपो होगा लेकिन बॉडी का वेट बढ़ेगा, और जब हाइपर होगा हाइपरथायराइडिज्म तो बॉडी का वेट घटेगा। बाकी के जो वाइटल्स होंगे जैसे हार्ट रेट हो गया, बीपी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब जो है हाइपो में कम होंगे, हाइपर में बढ़ जाएंगे। लेकिन जो वेट है वो उल्टा चलता है, हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ जाएगा और हाइपरथायराइडिज्म में वेट घट जाएगा। यह हो गया हाइपोथायराइडिज्म। डिस्मॉर्फिक फेशियल फीचर। डिस्मॉर्फिक का मतलब ये है जो फेस है वो एकदम एबनॉर्मल टाइप का बोल सकते हो, जो अच्छा ना दिखाई देना, टेढ़ा मेढ़ा लंबा कुछ भी बोल सकते हो, तो ये आएगा डिस्मॉर्फिक में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेनली जो लीवर और किडनी डिजीज होगी जैसे पीकेवी ये सब आ गई। चाइल्ड विथ उसमें डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले का मतलब ये है जैसे डेवलपमेंटल डिले में देखते हैं ना कितने दिन में, जैसे बच्चा है मान लो तो उसमें देखते हैं कि हाँ 1 साल में इतने % वेट बढ़ना चाहिए, इतने दिन में बच्चे को चलने लगना चाहिए, हाथ पैर इतने दिन में वॉलंटरी फंक्शन काम करने लगने चाहिए। ब्लैडर और स्टूल जो होता है, मतलब जो यूरिन का और स्टूल का होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है बच्चों में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कंट्रोल होने लगना चाहिए। ये सब होते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर यही डिले हो रहे हैं, नॉर्मल एज जितने एज में शुरू होने चाहिए नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले। नॉन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। नॉन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब ये है कोई क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मलिटी है, जैसे डाउन सिंड्रोम पढ़े हो, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, इसके पहले यूनिट में पढ़ाया हूँ, जिसे नहीं देखा जाके देख सकता है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, उसकी वजह से जो बॉडी का अपीयरेंस होगा वो अलग होता है। वो जो इमेज है उसी में है वो वीडियो, जिसमें सेकंड यूनिट जो देखेगा आ जाएगा समझ। अगला है टाइप्स ऑफ जेनेटिक टेस्ट। टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्ट मेनली दो हैं, एक्सोम सीक्वेंसिंग और होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बस इतना याद रखो, जो जीनोम होता है, जीनोम का मतलब हो गया जो तुम्हारा डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गए ये सब, और इन्हीं का जीनोम का एक छोटा सा पार्ट 1 to 2% पार्ट होता है जो एक्सोम होता है। बस इन्हीं की टेस्टिंग करना, एक्सोम सीक्वेंसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग होता है बस। होल जीनोम सीक्वेंसिंग लिखा है भाई, बात वही है, सीक्वेंसिंग। अगला है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट। कौन कौन सी चीजें हैं जो जेनेटिक स्क्रीनिंग में कंफर्म होंगी। तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, अगर ब्लड से स्क्रीन किए हो तो क्या होगा, पीकेयू फिनाइल केटोन्यूरिया। उसमें क्या होता है, जो एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एनालिल, फिनाइल एलानिन जो होता है वो जब बॉडी में मान लो ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है, उसे ही बोलते हैं फिनाइल केटोन्यूरिया। अब इसको अगर डीप में समझाऊंगा टाइम लग जाएगा, उसका कोई मतलब है नहीं। हाइपोथायराइडिज्म बता ही दिया इसके पहले भी। गैलेक्टोसीमिया का मतलब होता है, जैसे तुमने सुना होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज एक शुगर है, ये एक टाइप का अगर बोलोगे, तो जो गैलेक्टोज होता है जब ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, बोल दो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इसका लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, वही होता है गैलेक्टोसीमिया। स्क्रीनिंग फॉर ईयर्स। ईयर्स में क्या करोगे, ऑप्टोकॉस्टिक इमिशन एंड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है जो अगर ऑडिटरी सेंटर कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम मेनली बोलते हैं, तो देखेंगे कि इसका जो जैसे ट्यूनिंग फॉक वगैरह से देखते हो ना, रेनिन वेबर टेस्ट, ये सब आएगा। फिर ईयर का एग्जामिनेशन आएगा जैसे ऑटोस्कोप वगैरह से, ये सब आ जाएगा। स्क्रीनिंग ऑफ हार्ट। इस हार्ट में क्या होगा, तो क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कुछ जैसे सुनोगे ना बच्चे में दिल के उसके बच्चे में दिल में छेद है, ये सब जैसे जो बच्चे में बाई बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइफ से, फीटल लाइफ से जो बर्थ डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। फीटल लाइफ बोल दो या फिर बाई बर्थ बोल दो, वही होता है कंजेनाइटल वर्ड का मतलब। अगला है डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले का मतलब क्या है, डेवलपमेंट मतलब जो बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे की, अगर वो सही से ना हो तो वही हो गया डेवलपमेंटल डिले। मतलब जैसे डेवलपमेंट मान लो कोई चीज का 1 साल में बच्चे का जितना होना चाहिए 1 ईयर में वो डिले हो जाए, 1 के बजाय मान लो डिले होता चला जाए, 2 ईयर में हो उतना 4 ईयर में हो जितना 1 ईयर में होना चाहिए डेवलपमेंट। जो भी बताया था इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन, वो मान लो इनकॉन्टिनेंस बच्चा कंट्रोल करने लगता है जल्दी, मान लो थोड़ा सा, लगभग कितना बोल सकते हो इनकॉन्टिनेंस का, लगभग 2 साल बोल सकते हो। अगर बच्चे में नहीं कंट्रोल हो रहा है 4-5 साल तक तो उसे बोल दोगे डेवलपमेंटल डिले। एग्जाम्पल लिए बता रहा हूँ, मुझे इनकॉन्टिनेंस वाला एकदम एक्यूरेट क्लियर नहीं है। डेवलपमेंटल डिले अकर्स व्हेन ए चाइल्ड इज स्लो in reaching to milestones development areas which include physical, cognitive, social and behavioral। इसमें ये बोला गया है मतलब अगर बच्चा जितना डेवलप होना चाहिए अगर उतना डेवलप नहीं हो रहा है, किस किस बेस पे, जो उसका फिजिकल है, मतलब जैसे फिजिकली बच्चे की हाइट कितनी बढ़नी चाहिए, वेट कितना बढ़ना चाहिए, वो हो गया फिजिकल में। अगर वो डिले हो रहा है, हाइट कम है, वेट कम है, तो वो हो गया तुम्हारा फिजिकल।
फिर अगला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब होता है जो ब्रेन के फंक्शंस हैं। अगर तुमने बच्चे से कहा हाथ उठाओ, मान लो जैसे ये सब फंक्शन नॉर्मल कितने लगभग 6 महीने 1 साल में होने लगते हैं, अगर ये सब फंक्शन डिले हो रहे हैं, कॉग्निटिव मतलब जो तुम उसको कमांड दे रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो सब हो गए कॉग्निटिव डिले में आ जाएंगे। सोशल एंड बिहेवियरल का मतलब है अगर तुम सामने से मान लो हंस रहे हो तो वो सामने वाला भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, बच्चा भी, वो सब आएंगे उसमें रिस्पॉन्स। तो वो हो गया सोशल एंड बिहेवियरल स्किल्स। फिर है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिले। इसमें डेवलपमेंटल डिले के टाइप्स जो दिए गए हैं वो है मेनली वही बताए गए हैं थोड़ा सा। कॉग्निटिव डिले मतलब क्या, जो बताया तुमको ब्रेन वाला, जो ब्रेन का फंक्शन है लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे मान लो लर्निंग बच्चे को स्कूल कितने दिन में, लगभग 4 साल में भेजते हैं, अब तो 3 ही साल में कहो भेज दें, 3 to 4 ईयर में भेजते हैं। अगर मान लो वो नहीं जा रहा है कोई कारणवश, या फिर वो अभी प्रिपेयर नहीं है उतना, हो गया है 6 साल का, तो ये सब डेवलपमेंटल डिले हैं, एक टाइप से कॉग्निटिव डिले बोल सकते हो। और स्पीच एंड लैंग्वेज डिले में मान लो सही से बोल ना पाए, केवल हाँ वाली अभी भी, मतलब जब बच्चा बोलने लगता है लगभग, अगर नॉर्मल बोलना देखोगे तो लगभग 1.5 साल में बोलने लगता है। जो जो आवाज तुम समझ सकते हो वो वाली आवाज लगभग 1.5 साल में आने लगती है। अगर वो डिले हो रही है तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो जाएगा। और फिर है मोटर डिले, जो बॉडी के फंक्शन मसल मूवमेंट, वही जो बताए थे ना, अगर तुम मुझसे कह रहे हो हाथ उठाओ तो हाथ उठा दे, नहीं उठा रहा है तो यही सब हो जाएंगे तुम्हारे मोटर डिले का मतलब। अगर जो तुम कमांड दे रहे हो उस पर वर्क को नहीं कर रहा है जिस हिसाब से करना चाहिए एज के हिसाब से, तो हो गया मोटर डिले। वही इसमें लिखा है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। सोशल एंड इमोशनल डिले में जो सोशल इंटरेक्शन की जो बताया था ना, अभी बोलने से तुम्हारे वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, हाथ दिखाने से कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, मान लो तुम हाथ उसकी आंखों की तरफ कर रहे हो तो आंखें बंद कर रहा है, ये सब हो गए तुम्हारे रिस्पॉन्स जो होते हैं डेवलपमेंट में। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो ये डेवलपमेंटल डिले है। स्क्रीनिंग ऑफ क्या क्या उसमें स्क्रीन करोगे, तो एज एंड स्टेज ऑफ, मतलब इसमें बस यही है कि बच्चे को उनके माता पिता को बताओगे कि हाँ इस एज पे बच्चे पे ये डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो वही इसकी डेवलपमेंट डिले की स्क्रीनिंग हो गई। कम्युनिकेशन, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। हाँ देखो, ग्रॉस मोटर का मतलब अगर तुमने उससे बोला हाथ उठाओ, नहीं उठा रहा, ये हो गया मान लो ग्रॉस मोटर में। अगर तुमने बोला कि केवल ये वाली उंगली उठाओ, मतलब थोड़ा और अंदर जाके, तो वो हो गया फाइन मोटर। बस इतना याद रखो, फाइन मतलब बहुत अच्छा, ग्रॉस मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, बस इसे समझ सकते हो कि जब कोई बड़ा काम बोलो तो ग्रॉस मोटर, जब एक स्पेसिफिक हाथ की जैसे कोई उंगली बोल दो, ये नीचे करो वो ऊपर करो, ये कितनी, ये सब, तो ये हो गया तुम्हारा फाइन मोटर में। फाइन मोटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनल सोशल स्किल्स, ये सब माता पिता को बताना है। और डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट में बस यही बताया गया है कि कौन इनके कुछ टेस्ट, इनका जो ये दिया है जिन्होंने, इनके हिसाब से कुछ अलग टेस्ट थे, हाँ इस एज पे ये बच्चे को हैबिट्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब उसके डीप में उतना जाने की है जरूरत नहीं है। फिर इंटरवेंशन इसमें क्या करोगे डेवलपमेंटल डिले में, तो काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग फॉर फैमिली, जो फैमिली है उसकी काउंसलिंग और ट्रेनिंग करो। एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब माता पिता को बताओ कि हाँ ये फंक्शन बच्चे को कराने चाहिए, ये एक्सरसाइजेज, और जो मालिश वालिश करते हैं वो सब बता दो। ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल फिजिकल थेरेपी मालूम है, प्ले ग्रुप मतलब बच्चों में कैसे आपस में उनको छोड़ो कि हाँ खेलने जाए, ये सब कुछ घर में न बंद रखो, ये सब बताओगे। मेडिकल, न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग सर्विस, मतलब मेडिकल अगर कुछ दवा से ट्रीट होने वाला है, न्यूट्रिशन उसका बढ़ाना है एज के अकॉर्डिंग, वो सब आएगा इसमें। अगला है डिसमॉर्फिज्म। डिसमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है जो बॉडी, देखो डेवलपमेंट डिले देख लो, डिसमॉर्फिज्म का मतलब बस इतना है जैसे बॉडी में जो डेवलपमेंट होते हैं, मान लो जैसे हाथ मुंह पैर कुछ टेढ़ा हो जाए, मुंह ऐसे की बजाय ऐसे इधर चला जाए, दांत निकले हों ज्यादा, किसी के निकले हों तो बुरा न मानना, उसे डिसमॉर्फिज्म ही बोलते हैं। हाथ की उंगली छोटी बड़ी हो, हाथ छोटा बड़ा हो, ये सब आएगा। गर्दन छोटी हो, तो ये सब डिसमॉर्फिज्म में आता है। डिसमॉर्फिज्म क्या है, डिफाइंड एज कंजेनाइटल, मतलब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बाई बर्थ है। कंजेनाइटल कंडीशन एसोसिएट विद मार्फोलॉजिकल डिसऑर्डर, एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो जहाँ पे ये कुछ, जब वर्ड मार्फोलॉजिकल लिखा हो, मार्फोलॉजिकल का मतलब सीधा सीधा होता है स्ट्रक्चर, तो जो बच्चे का स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमिकली जो बच्चे का शेप है वो एबनॉर्मल होगा बाई बर्थ। कंजेनाइटल मतलब बाई बर्थ या फिर फीटल लाइफ से, तो ये होता है डिसमॉर्फिज्म, एबनॉर्मलिटी दैट प्रेजेंट इन स्ट्रक्चरल या फिर जो तुमको दिखाई दे रहा है आउटर बॉडी में, वो होता है डिसमॉर्फिज्म, जो बाई बर्थ प्रेजेंट हो। इसकी कुछ इमेज थोड़ा बद्दी होंगी, मैं एक इमेज और इसमें ऐड कर दूंगा, वो सही से देख लेना बस। अनयूजुअल हेड शेप, इसके मैं अंदर नहीं बताऊंगा, बस तुम देख सकना, अगर अंदर पढ़ना है तो इसमें इमेज में थोड़ा सा समझ आ जाएगा, बाकी का खुद से देख के समझ सकते हो। अनयूजुअल हेड शेप मतलब जो हेड का शेप है, जैसे
एनेंसेफेली वगैरह था। ये ब्रेन ये एकदम दबा हुआ, या फिर स्पाइनल कार्ड जो न्यूरल डिसफंक्शन वाले सब पढ़े थे, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले पढ़े थे वो सब इसमें आ जाएंगे। डाउन सिंड्रोम में जो पढ़े हो वो सब इसमें आ जाएगा। बॉडी प्रोपोर्शन अगर कुछ इधर उधर है, कोई ऐसे पढ़े होंगे तुमने, माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा सुना होगा, क्वासियोर कर देखा होगा, ये सब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखा होगा, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। अगला है माउथ एंड लिप्स में ये सब देख लो नॉर्मलिटी जो दिख रही है, जैसे क्लिफ्ट लिप वाली हो गई, ये किसी के ओंठ चिपके हुए हैं, कुछ मुंह किसी का खुला रहता है अंदर नहीं होता, किसी का ओंठ एक आधा ही है, किसी का कुछ, ये सब आएगा। बाकी का इमेज में देख लो समझ लो, उसके अंदर बताऊंगा तो टाइम बहुत लगेगा। हैंड्स एंड फीट एबनॉर्मलिटीज उतना डीप में जाना नहीं, बस एक बार देख लो। नोज में कौन कौन से एबनॉर्मलिटी हो सकते हैं, मान लो नोज एक साइड की दबी है, ऊपर से दबी है, या ज्यादा उठी है, लंबी है या नहीं है, या एक साइड को झुकी है, सब आएगी नोज की एबनॉर्मलिटी। ईयर में मान लो जैसे ईयर का पिन्ना ही नहीं है, या फिर किसी किसी का ईयर पिन्ना ऐसे टेढ़ा होता है, या फिर जो पीके मूवी में आमिर खान का देखा होगा उठा था, ये सब हो गया ईयर में एबनॉर्मल ईयर पोजीशन। आई में क्या होगा, मान लो जैसे आई में कार्नियल ओपेसिटी, जो आई की कार्नियल ओपेसिटी मान लो, या फिर आई किसी की कम खुलती है, बहुत कम खुलती है, या फिर जो एक साइड को देखता है तिरछा होके, वो सब हो गया इसमें। ईयर में बता ही दिया है, आई में बता ही दिया है। ओरल कैविटी मान लो बताया है, लिप का क्लेफ्ट लिप हो या फिर दांत वांत इधर उधर हो, वो सब। इंडिकेशन डिसफॉर्मिज्म स्क्रीनिंग, मतलब ये बताया गया कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें से स्क्रीनिंग करोगे। तो फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस में क्या करोगे, एम्बिगस जेनाइटल। एम्बिगस जेनाइटल का मतलब है, एम्बिगस जेनाइटल का यहाँ पे ये मतलब है जो जेनाइटल है बच्चे का वो एबनॉर्मल हो, मान लो कुछ उसमें एब्सेंट हो, मान लो जैसे मेल है तो 2 टेस्टिस होती है, मान लो एक ही टेस्टिस हो, या फिर पेनिस हो, पेनिस में मान लो फीमोसिस या फिर पैराफीमोसिस हो। अब ये नहीं पता है तो AHN में जाके पढ़ लो, इसी चैनल पे बताया हूँ। फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस जेनाइटलिया एम्बिगस बता दिया। हिस्ट्री अगर मोर देन 2 मिसकैरेज की हिस्ट्री है, फिर डेवलपमेंटल डिले, ये सब कंडीशन में अगर डेवलपमेंटल डिले हो रहा है तब भी ये डिसमॉर्फिज्म स्क्रीनिंग करोगे। फॉर मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग, मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग में लाइसोसोमल डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस डिसऑर्डर। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस डिसऑर्डर का मतलब इतना है, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी की बॉडी में ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है। मेटाबॉलिक में मेनली जो लीवर का और किडनी वाली डिजीज होती है ये आती है। डायग्नोसिस ऑफ डिसमॉर्फिज्म में तो कैरियोटाइपिंग और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स इन सैंपल आर एग्जामिन्ड, मतलब जो सैंपल में क्रोमोसोम है उनको एग्जामिन करते हैं, वो होता है कैरियोटाइपिंग। रेडियोलॉजिकल मतलब क्या है, जो तुम्हारे इमेज से हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियोलॉजिकल, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI वगैरह ये सब होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब जैसे अगर इसका, हाँ एक चीज और छूट गई थी यार, अगर इसकी मान लो सर्जिकल मैनेजमेंट करना हो, जितने ये पढ़े हो डिसमॉर्फिज्म में, इनके सबके लिए रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। जैसे क्लिफ्ट लिप वाला है तो उनकी रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होगी। सर्जरी जिनका जो बोलते हो प्लास्टिक सर्जरी जिसे सुने होगे तुम लोग, तो उससे प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट करते हैं ये जो डिसमॉर्फिज्म वाले डिसऑर्डर्स हैं। बाई बर्थ प्रेजेंट है, देखा होगा बच्चों में सब होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही और बहुत से वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जिसे देखना है जाकर देख सकते हैं।